साथियों नमस्कार। पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 70 प्रश्नों का सेट लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्रश्न शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑक्सीजन नहीं है। व्याख्या देखिए मैंने दे दी है, व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्याख्या आप लोग जरूर पढ़िए। ठीक है, तो इसमें से ऑक्सीजन नहीं है। फिर चिपको आंदोलन, टाइपिंग में थोड़ी समस्या हो गई। चिपको आंदोलन मुख्यतः किस उद्देश्य से जुड़ा था? तो ये 1970-71 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ, तब ये उत्तर प्रदेश का भाग था। ठीक है ना, विशेष मक्कड़ महिलाओं द्वारा पेड़ों से चिपकने को चिपको आंदोलन कहा गया था। ये वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों से। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईयूसीएन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना। और इसका सिंबल क्या है? पांडा है। बायोम किसे कहते हैं? तो बायोम उसे कहते हैं एक समान जलवायु एवं वनस्पति वाला बड़ा पारिस्थितिक क्षेत्र को बायोम कहते हैं। ठीक है। जैसे टुंडा, रेगिस्तान, घास भूमि, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आदि बायोम कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ देखा जाता है? तो ये अंटार्कटिक क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है, अंटार्कटिका क्षेत्र में देखा जाता है। अंटार्कटिक क्षेत्र में सर्दियों के बाद वसंत ऋतु में सीएफसी के कारण ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है। रामसर संधि किससे संबंधित है? तो ये आर्द्रभूमि से संबंधित है, और ये 1971 में ईरान के रामसर में शुरू हुआ था। ठीक है, रामसर संधि 1971 में। व्याख्या मैंने दे दी है। एक प्रश्न के साथ में दो दो तीन तीन प्रश्न आपके हो जा रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार ने कब शुरू किया था? तो बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में शुरू किया था। ठीक है ना, और उसी के तहत तमाम बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए थे। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? कार्बन क्रेडिट संबंधित है कार्बन उत्सर्जन में कमी से। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन में कमी से कार्बन क्रेडिट होता है। ठीक है, ये मैंने व्याख्या भी दे दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। निम्न में से कौन से एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है? तो इसमें पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत है। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको बोला जाता है। आजकल बहुत नवीकरणीय ऊर्जा चल रहा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से? पवन है, सौर है, जल है, अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है। फिर है, गंगा एक्शन प्लान किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए। ठीक है ना, देखिए चारों ऑप्शन आपको एक ही तरह के लगेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि किस तरह से किया गया था, किस लिए गंगा के में 1985 में ये शुरू किया गया था। फिर है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल में है। साइलेंट वैली आपको पता चल गया कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है। तो जल विद्युत परियोजना साइलेंट वैली का पर्यावरणविदों ने विरोध किया था, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, को प्रभावित करती है। किस वन को प्रभावित करती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को प्रभावित करती है। फिर अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड की परिभाषा किसने दी थी? तो इसको दी थी चार्ल्स एल्टन ने। 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दी थी परिभाषा। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 किससे संबंधित है? तो ये सतत विकास है। पहली बार ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी, सतत विकास का थ्योरी उन्होंने दिया था 1987 में। ठीक है। फिर भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में। 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय चेन्नई में। देखिए एक प्रश्न के साथ में तीन तीन है। कब स्थापित हुआ था? 2003 में। मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों में कमी। ठीक है। अब आपके लिए चारों ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन उसमें से सबसे अच्छा कौन है? ग्रीन हाउस में गैसों में कमी। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों को कम करने हेतु वैश्विक समझौता है। ठीक है, 1997 में। भारत का पहला फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? विच वन इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व? ठीक है, तो नीलगिरी है। 1986 में भारत का पहला नीलगिरी जैवमंडल संरक्षित घोषित किया गया था। कब? 1986 में। फिर एपीफाइट किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे पर उगते हैं पर उनसे पोषण नहीं लेते हैं। ठीक है, आर्किड जैसे पौधे। आर्किड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, आर्किड कौन कैसा पौधा है? किस टाइप का? एपीफाइट पौधा होता है। फिर है, साइट्स संधि का संबंध किससे है? संकटग्रस्त जीव जंतु और वनस्पति के व्यापार से। साइट्स 1975 में एक अंतरराष्ट्रीय संधि है व्यापार के लिए, जिसमें संकटग्रस्त जीव जंतु और वनस्पति के व्यापार से है। ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण कब अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में लागू हुआ है। ठीक है, 1972 में। इकोसिस्टम सर्विसेज का एक उदाहरण है। इकोसिस्टम सर्विसेज का एक उदाहरण है, क्या है? परागण, पॉलिनेशन। ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज का एक उदाहरण है परागण, पॉलिनेशन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक।
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को यूएनएपी। कुछ इजी प्रश्न है, ये सब सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं इस पीसीएस में। रेचेल कार्सन की प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किससे संबंधित है? तो कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से संबंधित है, डीडीटी के दुष्प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, 1962 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो ये गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एस्चुअरी क्या है? एस्चुअरी क्या होता है? जहाँ नदी समुद्र में मिलती है, ठीक है, नदी और समुद्र के मिलन स्थल को एस्चुअरी कहा जाता है। ठीक है, फिर भारत की पहली पर्यावरण नीति कब लागू हुई थी? तो 1992 में भारत की पहली पर्यावरण राष्ट्रीय नीति लागू हुई थी। मैंग्रोव वन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, खास करके खारे पानी वाले तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन। ठीक है, नीरी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में है, जिसको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नीरी के विषय में बहुत प्रश्न आया है। ये कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इनमें से किसमें होता है? तो सभी में होता है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इनमें से किसमें होता है? तो सब में होता है, ऑल इन में। एजाइल विकास, एजाइल डेवलपमेंट शब्द का उपयोग किस संदर्भ में होता है? सतत विकास के लिए होता है, एजाइल विकास। ठीक है, किसमें होता है? सतत विकास के लिए होता है। पर्यावरणीय बदलाव के अनुसार अनुकूलन एवं सतत विकास है तो इजराइल विकास की अवधारणा प्रयोग होती है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किससे संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। भूस्खलन की अधिक संभावना कहाँ होती है? तो भूस्खलन प्राय पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है। कहाँ पे होता है लैंडस्लाइड? पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय, देखिए पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, तटीय मैदान, मरुस्थल, तो आपको इसमें से खोजना है तो पर्वतीय क्षेत्र होता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की स्थापना कब हुई है? तो 1988 में हुई है। ठीक है, कब हुई है? 1988 में आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। भारत में किस राज्य को जैव विविधता हॉट स्पॉट माना गया? राज्य अब आपसे पूछ लिया गया, अब आप परेशान है तो सिक्किम, यहाँ राज्य सिक्किम को पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखिए जैव विविधता हॉट स्पॉट किस में आता है? तो सिक्किम किधर है? पूर्वी हिमालय में आता है, और पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट हमारा किस में आता है? जैव विविधता क्षेत्र में आता है। ठीक है, हॉट स्पॉट माना जाता है। ग्रीन वॉशिंग का तात्पर्य क्या है? ग्रीन वॉशिंग बहुत ये रहता है ग्रीन वॉशिंग वर्ड नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, खास करके एनवायरमेंट के एरिया में, तो पर्यावरण के नाम पर झूठा प्रचार ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है। फिर चिपको आंदोलन की नेता महिला कौन थी? तो गौरा देवी महिला नेता थी। ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इको टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय विकास। ठीक है, ऐसे आपसे व्यवहारिक प्रश्न भी पूछता है, इको टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर है कार्बन फुटप्रिंट किसे मापता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को मापता है। कार्बन फुटप्रिंट किससे मापता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को मापता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 17 होती है। ये एसडीजी की शुरुआत कब हुई है? 2015 में हुई है। ठीक है, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने वर्ष बाद प्रकाशित होती है? 2 साल में होती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल बाद यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जर्मन मार्च द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? जर्मन मार्च द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था। जैव विविधता सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1992 में पहला। ठीक है, रियो डी जनेरियो में। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत में कब स्थापित हुआ है? तो ये 1982 में हुआ है। ठीक है, एमएनआरई की स्थापना 1982 में हुई है। बीसलर झील किस प्रकार की झील है? ये हिमनदी झील है बीसलर, जिसको भीमा लेक भी बोलते हैं। भीमा लेक किस प्रकार की झील है? तो ये हिमनदी झील है, भीमा झील। ग्रीन बॉन्ड किस उद्देश्य से जारी किए जाते हैं? ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाते हैं पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं के लिए। ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की वित्त पोषण हेतु जारी किए जाते हैं। नदियों का अंतर संयोजन परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नदियों का अंतर संयोजन परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बाढ़ और सूखा नियंत्रण, बाढ़ और सूखा नियंत्रण। ठीक, वन महोत्सव कब मनाया जाता है?
तो वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई में। जुलाई में मानसून के दौरान वृक्षारोपण होता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। अर्थ आवर की पहल किस संगठन ने की थी? तो 2007 में इसकी पहली बार पहल की गई थी ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से। अर्थ आवर अभियान 2000 कब से शुरू होता है? 2007 से शुरू होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण के कारण होता है? नाइट्रेट के द्वारा होता है, जिसको मेट हीमोग्लोबिनीमिया भी बोला जाता है, मेट हीमोग्लोबिनेमिया भी बोला जाता है। नाइट्रेट युक्त प्रदूषित जल पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यूट्रिफिकेशन का क्या अर्थ होता है? यूट्रिफिकेशन का अर्थ होता है जल निकाय में अत्यधिक पोषक तत्वों की वृद्धि, ठीक है। और ये किस लिए होता है? अधिक नाइट्रोजन व फास्फोरस से शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और पोषक पाने के लिए जो है पोषक तत्वों में एक प्रकार से लड़ाई छिड़ जाती है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी किस उद्देश्य से बनाई गई थी, जिसको जीईएफ बोला जाता है? तो पर्यावरणीय परियोजनाओं का वित्त पोषण। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी, ठीक है ना। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो पर्यावरणीय परियोजनाओं को वित्त पोषण। रेड कार्यक्रम का संबंध किससे है? ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो रेड कार्यक्रम का संबंध वनों के संरक्षण व कार्बन संचयन से है। वनों के संरक्षण व रेड का फुल फॉर्म क्या होता है? रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। वनों का संरक्षण व कार्बन भंडारण बढ़ाने, तो ठीक है रेड। ठीक है, फिर से देख लीजिए। रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। रेड कार्यक्रम का संबंध वनों के संरक्षण और कार्बन संचयन से होता है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में शुरू हुआ था। ये किस लिए होता है? जैव संसाधनों का न्यायपूर्ण लाभ साझा करना, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर एजेक्शन का तात्पर्य क्या होता है? एजेक्शन एजेक्शन का तात्पर्य होता है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन से शब्द बना है एजेक्शन। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में 1969 में स्थापित हुआ था। सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से क्या सम्मिलित है? तो इसमें सभी को सम्मिलित है, ठीक है। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, जैविक खाद का उपयोग, जल संरक्षण तकनीक, उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज का अर्थ है, ठीक है ना, जिनका अस्तित्व विलुप्त होने के कगार पर है, उसको एंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है, ठीक है ना। और आईयूसीएन श्रेणी के अनुसार एंडेंजर्ड स्पीसीज संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। साइलेंट वैली किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन का उदाहरण है, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का। और केरल में अब साइलेंट वैली है, ठीक है, उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर कार्बन सिंक का उदाहरण है वन। कार्बन सिंक क्या होता है? यानी कि कार्बन सोखने की सबसे ज्यादा क्षमता कहाँ पे होती है? तो वाहन है, उद्योग है, वन है, कारखाना। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बन सिंक का कार्य करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब ही क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। फिर है पेरिस समझौता का मुख्य लक्ष्य क्या है? वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, ठीक है। पेरिस समझौता कॉप 21 जिसको बोला जाता है, ये बहुत फेमस समझौता है, 2015 में पेरिस में हुआ था। कॉप 21 कई बार प्रश्न आ गया है कि कॉप जो पेरिस समझौता हुआ था, कॉप 22 है, कॉप 21 है, कॉप 20 है। तो वो कॉप 21 है, पेरिस में हुआ था 2015 में। और 2100 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखना है। वनस्पति उत्तराधिकार वेजिटेशन सक्सेशन का अर्थ क्या है? पौधों की क्रमिक वृद्धि व परिवर्तन। वनस्पति उत्तराधिकार का अर्थ है पौधों की क्रमिक वृद्धि व परिवर्तन। फिर अगला प्रश्न है ग्रीन हाइड्रोजन कैसे उत्पन्न किया जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो जल का इलेक्ट्रोलिसिस कर नवीकरणीय ऊर्जा से, ठीक है ना। जल का इलेक्ट्रोलिसिस कर नवीकरणीय ऊर्जा से। ओजोन परत पृथ्वी की किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊपर समतल मंडल पाई जाती है। नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध किस राज्य में? गुजरात में है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? ये हरियाणा के गुरुगांव, अब गुरुग्राम बोला जाता है। और इसको 2015 में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय अब गुरुग्राम में हरियाणा में है। शून्य उत्सर्जन वाहन जीरो एमिशन व्हीकल का उदाहरण है इलेक्ट्रिक कार, यानी कि ऐसे वाहन जिनसे बिल्कुल से भी क्या कह सकते हैं प्रदूषण नहीं होता है, उसको शून्य उत्सर्जन वाहन जीरो एमिशन व्हीकल बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक कारों में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बिल्कुल से प्रदूषण नहीं होता है। फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ का उद्देश्य क्या है? ये ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वित्तीय सहायता है।
बेसिकली दोस्तों जीएसएफ का उद्देश्य होता है कि ऐसे विकसित देश जो कह सकते हैं कि विकासशील देशों को अतिरिक्त पैसा मुहैया कराएंगे किसके लिए? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है ना? भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो ये है 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% की कमी करना है, ठीक है ना? पीएम 2.5 प्रदूषण को 20 से 30% घटाना है, ठीक है? तो ये साथियों 70 प्रश्नों का पूरा एक सेट रहा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छा लगेगा, आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, ठीक है? और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइए।